एक दफे दिल्ली में मेरे पत्रकार साथी ने फोन कर पूछा कि विजय शर्मा दिखते कैसे हैं। ये बात तब की है जब उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। मैंने उनसे तब जवाब में ये कहा कि जिन्होंने गमछा डाल रखा होगा और माथे पर तिलक लगाई होगी वही विजय शर्मा है। तो आइडेंटिफाई कर लिया गया। आज विजय शर्मा जी हमारे साथ हैं, तमाम विषयों पर बातचीत होगी। पहले तो यही विश्लेषण कर दीजिए, गमछा, टोप और तिलक। ये जो सरकार बनने के बाद लाल बत्ती है वो टेम्परेरी होती है, ये मेरा परमानेंट लाल बत्ती है। गमछा भी तो, हाँ, गमछा नहीं जानता कब आ गया साथ में, परंतु ये है कि अब ये लगता है नहीं, ये नहीं है तो कुछ अधूरा रह गया है और इसलिए मैं रखता हूँ। मुझे लगता है कि शायद मेरे हृदय की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए ये स्पष्टता है। तो एक तरीके की पहचान ये बन चुकी है। मेरी पहचान हो ना हो, मेरे विचारों की पहचान तो जरूर बन जाए। उसी तरीके से जो अपनी आइडेंटिटी कैरी करते हैं, खुली शर्ट पैंट, इसके पीछे भी कोई लॉजिक है क्या? क्योंकि ज्यादातर लाइट कलर की शेड वाली शर्ट आप पहनकर कहीं बाहर जाते हैं। नहीं, इसमें हुआ क्या बताऊं आपको, मैं सब कुछ पहन लेता था लेकिन जब यहाँ पर शपथ ग्रहण हुआ, उप मुख्यमंत्री मुझे बनाया गया, शपथ ग्रहण हुआ, उससे पहले उस दिन जो मिला सो पहनकर चल दिए। तो उस दिन मैंने ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट पहना था। तो हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी हैं बीएल संतोष जी, उन्होंने मुझसे नहीं कहा, उन्होंने हमारे प्रभारी नितिन नवीन जी से कहा कि इसको बोलना ऐसे ही पहना करें। तो नितिन जी ने मुझे बताया आकर के। अभी मैं ये नहीं पूछ सका कि जो पैंट शर्ट है इसका कलर बदल सकता है कि नहीं बदल सकता वो समय ही नहीं हुआ, तो अभी वही चल रहा है। तो ये आपके कैरी जो आप करते हैं अपनी आइडेंटिटी को, उसका एक पार्ट हो चुका है अब। हाँ, ऐसा ही लगने लगा अब तो। खैर, बहरहाल कैसी चल रही है छत्तीसगढ़ की सरकार? तकरीबन 18 महीने बीत चुके हैं। विष्णुदेव जी की सरकार, मैं सोचता हूँ कि प्रदेश की आज तक की सारी सरकारों में बेहतरीन काम करने वाली सरकार है और देश में भी विभिन्न राज्यों के बीच आप प्रतिस्पर्धा के स्वरूप में देखेंगे, छत्तीसगढ़ की सरकार ने प्रावधानों में शुद्धिकरण का कार्य, संस्थानों में शुद्धिकरण का कार्य, व्यवस्थाओं में शुद्धिकरण का कार्य, ऐसे विभिन्न काम किए। मसलन ऑफलाइन प्रोसेस था कोल घोटाले में, ऑफलाइन प्रोसेस खत्म कर दिया गया, ऑनलाइन कर दिया गया। पीएससी का विषय आया, स्पष्ट जांच कराई गई। अब बड़ी दृढ़ता से इस विषय पर काम हो रहा है। डीएमएफ के विषय में पूरे संशोधन कर दिए गए। जो राइस मिलर्स थे उनके संदर्भ में बहुत सारी बातें थी, उनको दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि कम की गई। कोई परेशानी किसी को नहीं है, सबको पता है क्या होता था, वो भी कम किया गया, स्पष्टता लाई गई। इसके साथ ही साथ विकासात्मक काम भी किए गए। तो छत्तीसगढ़ की सरकार के संदर्भ में घोषणा पत्र हर हफ्ते कैबिनेट की बैठक होना, कैबिनेट की बैठक में घोषणा पत्र सामने रखना और घोषणा पत्र के आधार पर काम करना। घोषणा पत्र हर कैबिनेट की बैठक में रखी जाती है? हमें अभी सबके लिए मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है, सबको इसको ध्यान रखना है अपने अपने विभाग के संदर्भ में, और बिल्कुल हम लोग रख कर चलते हैं। जिस विभाग के जो घोषणाएं हैं उन घोषणाओं पर आप अमल करें, योजनाएं बनाएं और उसको आगे बढ़ाएं, उसमें कहीं कोई रोक नहीं होती। और इसलिए घोषणाओं को पूरा करने की दिशा में भी बहुत आगे ये सरकार बढ़ी है। एक महत्वपूर्ण सवाल इस बीच ये होता है कि जिस वक्त हम छत्तीसगढ़ को देख रहे हैं, तमाम तरीके की सेंट्रल एजेंसीज छत्तीसगढ़ में इस वक्त अलग अलग घोटाले की जांच कर रही है और संभवतः इस वक्त के दौर में देश का ऐसा इकलौता राज्य होगा जहां पर ईडी भी है, जहां पर सीबीआई भी है, जहां पर दूसरे जो जांच करने वाली एजेंसियां हैं। इतना बड़ा घोटाला छत्तीसगढ़ में हुआ कि तमाम एजेंसियों को एक साथ यहां पर जांच के लिए आना पड़ गया। विगत सरकार जो थी, भूपेश बघेल जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार, अद्भुत तरीके से उसने घोटाले किए, अद्भुत तरीके रहे घोटालों के। घोटालों का सृजन किया भाई, घोटाला नहीं किया, घोटाले की नई पद्धतियां बना दी, अलग अलग तरीके से बना दिया। और इतना ही नहीं, इस प्रोसेस को एक्सपोर्ट किया विभिन्न स्थानों पर, दूसरे राज्यों में। मैं एक प्रकरण देख रहा था अभी जिसमें झारखंड से कुछ लोग सीखने आए थे यहाँ पे कि FL10A क्या होता है भाई, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने छुआ भी नहीं, चिमटी से पकड़कर दूर फेंक दिया FL10A को। ऐसी व्यवस्था इसमें स्पष्टता की। FL10A शराब घोटाले के लिए मूल विषय था, ये कभी और नहीं था, को बना लिया गया और बनाने के बाद उसका उपयोग किया गया जी भर के। कभी
ऑनलाइन प्रोसेस होने के बाद ऑफलाइन कर करके और उसमें प्रति टन कोयले के ऊपर पैसे वसूले जाए, ये कभी था नहीं भाई। इसको कर लिया गया। जो बैरियर्स बंद हो गए थे उसको फिर चालू कराया गया। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है उसको बंद कर देंगे, फिर चालू करा लिए गए। विभिन्न नए नए तरीके ईजाद किए गए, घोटालों के तरीके ईजाद किए गए। और इसलिए मैं दृढ़तापूर्वक कहता हूँ जितनी भी एजेंसियां हैं, ईडी जो है जो केसेस दिए गए उस पर काम है उनका, सीबीआई है जो अभी हमने आकर के कहा, नहीं तो सीबीआई तो बैन था, विगत सरकार में सीबीआई बैन था। अभी आने के बाद पीएससी के घोटाले को कौन नहीं जानता है छत्तीसगढ़ में। लड़का मेहनत करता था और पैसे वाला पास होता था। ऐसी थोड़ी व्यवस्थाएं चलती, देश ही इसमें टूट जाएगा, इसमें व्यवस्थाएं खत्म हो जाएंगी। इस तरह की प्रक्रिया से आगे बढ़े लोग बड़े अधिकारी बनेंगे तो क्या हाल करेंगे भाई। हाँ, रिश्वत देकर पाई गई नौकरी रिश्वत लेने को अधिकार समझ लेती है। अरे ये कहा जाए। रिश्वत तो आजकल ऐसा हो गया है मामला, मैं कहूँ आपसे, लोग क्या सोचते हैं कि मंत्री कुछ कर देगा क्या। कोई मंत्री, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल कहना चाहता हूँ, मेरे साथ किसी की फोटो है, आप मत सोचो भाई मेरा करीबी होगा, मुझसे कुछ बोलेगा, मैं नहीं, ऐसे नहीं होता है। कानून पर ही काम होता है। मेरे साथ किसी का वीडियो है, हंसते मुस्कुराते चाय पीते, इसका ये अर्थ नहीं हो गया कि वो गैर कानूनी कुछ मुझसे करवा लेगा या किसी मंत्री से करवा लेगा। ऐसे नहीं होता है। इन भ्रमों में लोगों को नहीं आना चाहिए। रिश्वत का मामला है, लोग जाने क्यों रख कर घूमते हैं, कहीं भी देना चाहते हैं, सोचते हैं कि इसके बगैर नहीं होता है। मुझे बिल्कुल आज तक विश्वास है कि परीक्षाओं में, माननीय अब यूपीएससी की जो हुई परीक्षा, वैसे परीक्षाओं के लिए नहीं कहता हूँ, विष्णुदेव जी की सरकार में परीक्षाओं के परिणाम में एक भी ऐसा प्रकरण आपको नहीं मिल सकता जिसमें किसी अन्य आधार पर किसी का निर्णय किया गया हो। जो पैसे लेकर घूमते हैं, कहीं और देते हैं, उनसे अपील है मेरी, भाई ऐसे नहीं करें आप। अभी पुलिस की परीक्षा हो रही, प्रैक्टिकल बात आपसे कह रहा हूँ, जो 6000 लगभग कांस्टेबल भर्ती हो रही। लोगों को ये लगता है मंत्री है करा देगा। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग जिन्होंने मेरे लिए जी प्राण लगाए हैं, पसीना बहाया, वो भी आकर कहते हैं ये करवागा, मोर भाजी भतीजा एक फलाने ढेकर। आपका जवाब क्या होता है? मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ ये नहीं हो सकता भाई। तो आपने मुझे बनाया है, नेता बनाया, यहाँ बिठाया, मैं मानता हूँ इस बात को। मैं अन्य विकासात्मक कार्य आप कहें आप मैं करूँगा, बच्चे की परीक्षा यहीं घर में मेरे रह करके वो पढ़े लिखे, मैं सारी व्यवस्था करूँगा, लेकिन परीक्षा के परिणाम को मैं कुछ बदल दूँ, विष्णुदेव जी की सरकार है, तो क्या आप जिन संदर्भों का जिक्र कर रहे हैं, आपको लगता है कि जो पिछली सरकार की तमाम विसंगतियां थी वो खत्म हो चुकी है इस सरकार में? इस तरह की सारी बातें खत्म हुई, सारी बातें खत्म हुई, ये दावे से आप कह सकते हैं? हाँ, मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ। खैर, बहरहाल नक्सल एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। देश का एपिसेंटर कहा जाए, यानी नक्सलवाद के खिलाफ जो बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है वो छत्तीसगढ़ बन चुका है। बड़ी सफलता आप लोग के हिस्से आई है, खासतौर पर जब से आप लोग सरकार में बैठे हैं। मार्च 2026 तक का एक बड़ा लक्ष्य केंद्र सरकार भी लेकर चल रही है। कर्रेगुड़ा के पहाड़ों पर अभी हमने देखा जिस तरीके से वहाँ पर एक चारों तरफ से चौतरफा जिस तरीके से घेराबंदी की गई है माओवादियों को। क्या लगता है कि 2026 का लक्ष्य जो लेकर आप लोग चल रहे हैं, समय रहते होगा या उस मियाद पर ही जाकर खत्म होगा? किसी भी काम के लिए लक्ष्य बांध लिया जाए, दिनांक बांध लिया जाए, तो काम फिर स्पीड अप हो जाता है। उसको पूर्ण करने के लिए हमारे एक प्रोफेसर थे फिजिक्स के, वो कहते थे कि जो काम है, वर्क है, ये गैस के फिनोमेना का होता है। आप एक गैस में को माचिस के डिब्बे में भी बंद कर दें और उसको खोलेंगे तो पूरे कमरे में भी बराबर फैल जाएगा। तो काम भी आप एक कॉम्पैक्ट टाइम पर दे देंगे तो होगा, और नहीं तो वो फिर फैला रहेगा पूरे टाइमलाइन पर। तो ऐसा ही ये बड़ा अभियान है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी, उनका संकल्प बड़ा है। नॉर्थ ईस्ट ठीक किया, जम्मू कश्मीर 370 ठीक किया, देश के अंदर बम धमाकों को ठीक किया, अभी इसके लिए भी उन्होंने कहा है। मैं सुनता हूँ कि उन्होंने जिस दिन MHA ज्वाइन किया था अभी, तो उन्होंने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट का एक अलग विंग है, वहाँ चलता है नक्सलिज्म का एक अलग विंग चलता है, जम्मू कश्मीर का एक अलग विंग चलता है। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि सारे ये स्थान, ये सारे विंग यहाँ ख़त्म हो जाने चाहिए। ये सारे स्थान अपने लोकल पुलिसिंग के माध्यम से ही चलने चाहिए, गवर्न होने चाहिए, नियंत्रित होने चाहिए, ये स्पष्टता रहे। ऐसा शुरू दिन से ही उन्होंने कहा था, मुझे ऐसे वहाँ पे ऑफिस पता चलता है। ये बड़ी बात है। छत्तीसगढ़ में नक्सलिज्म और विशेष रूप से बस्तर के संदर्भ में मैं इन 18 महीनों में
मैं वहीं जिया हूँ, वहीं रहा हूँ, वहीं सांस ली है मैंने। हर क्षण मैंने उस दिशा में सोचा है, हर क्षण मैंने उस दिशा में अध्ययन करने की कोशिश की है और एक बात दृढ़ता से समझ गया हूँ, बस्तर के भोले भाले आदिवासियों को इन लोगों ने मोहरा बना लिया अपना। सुनिए मेरी बात, कोई नहीं था इनके टॉप लीडर्स में हमारे स्थानीय लोगों में से, सब बाहर के लोग थे। अपने क्षेत्र में नहीं कर पाए कुछ, यहाँ आकर के उनको ऐसे सीधे साधे लोगों की टीम, हाँ, जिनको भ्रमित करके धर्मांतरण कराते हैं ना, जो नहीं समझता है, किसी को लालच दे करके कुछ कर, वैसा ही किया गया इसमें, उनको ही भ्रमित करके आगे बढ़ाया गया। योजनाबद्ध ढंग से बस्तर के कुछ लोगों के नाम बहुत उछाल कर ये कहना कि जितनी भी हत्याएं हो रही हैं, बस्तर के स्थानीय आदिवासियों की हत्या, एर्राबोर में बस्तर के स्थानीय आदिवासियों की बस्ती जलाई गई जी, 8 महीने का बच्चा जलाया गया, मणिकोंटा में स्थानीय आदिवासियों को मारा गया, आप दरभागुड़ा में स्थानीय आदिवासियों को मारा गया। ऐसे कितने भी प्रकरण हैं। मैं आर्म्ड फोर्सेस की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं झीरम को भी नहीं कह रहा हूँ, मैं खाली इन बातों कह रहा हूँ। इन सबको मारा गया और सबका गुनहगार किसको बनाया गया? तो बस्तर के स्थानीय कुछ नेताओं को जबरदस्ती उभार कर, तब उनको ये लगा कि हमको हीरो बना रहे हैं। आज उनको ये समझ में आ रहा होगा कि हमको विलन बना दिया बस्तर के लोगों के बीच में इन लोगों ने। ये बाहर की बुद्धि जो चली बस्तर में, इसी कारण सब कुछ हुआ। उनको कोई दर्द नहीं है, बस्तर के लोग अपंग होकर घूमते रहे, उनको तो आईडी लगवाना है। उनको कोई दर्द नहीं है कि बस्तर के 25 साल का लड़का टीवी नहीं देखा है। उनको तो बस्तर में कहीं पर भी 200 से अधिक स्कूल उड़ाए इन्होंने। मैं तो काउंट कराने बोला हूँ कि कितने सड़कें खोदी इन्होंने, कितने पुलिया उड़ाए इन्होंने, वो भी मैं काउंट कराने बोला हूँ। ये सब कुछ बस्तर में तांडव करते रहे, ये बाहर के ही लोग करते रहे और स्थानीय लोगों को फंसा करके करते रहे। तो इसके पहले की सरकारें भी तो ये दावा करती रही है कि नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी लड़ाई वो भी लड़ रही है। यूपीए की सरकार जब केंद्र में काबिज थी, तब ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाया गया था। उसके बाद भी लगातार कई ऐसे ऑपरेशन चलते रहे। तब और अब में जो माओवाद के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही थी उसमें, या लड़ी जा रही है, उसमें बेसिक डिफरेंस आप क्या पा रहे हैं? देखिए, कोई भी सरकार हो, काम किया है सरकारों ने, ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ। कितनी लगन से किया है, कितनी क्षमता से किया है, कितने ताकत से किया है। केंद्र में भाजपा की सरकार, भाजपा राष्ट्रवादी पार्टी है। भाजपा के ध्यान में सबसे पहला हमको भी सिखाया जाता है तो भाई राष्ट्र प्रथम, यही बात है हमारे मन में। देश की भलाई के लिए पहला काम, और उसके बाद फिर समाज है, फिर परिवार है, फिर हम है, ऐसा आदि आदि। और यही भाव केंद्र, भाजपा की कोई सरकार हो, यही भाव लेकर काम करती। तो जब केंद्र में भी भाजपा की सरकार आई और यहाँ पर भी भाजपा की सरकार बनी है, पहली ही बैठक माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी की हुई है, और उस बैठक के बाद से ही पूरी ताकत के साथ, इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ, बहुत परफेक्ट इंटेलिजेंस के साथ यहाँ पर ऑपरेशंस किए गए। इतने परफेक्ट किए गए कि बस्तर के स्वयं नेता ये कहते हैं कि एक भी कोई फर्जी मर्जी वाला एनकाउंटर नहीं होता है। अच्छा। कोई मामला ही नहीं है भाई, एकदम पक्की सूचना के आधार पर की गई कार्यवाहियाँ हैं। और पूरे बस्तर के जितने भी माओवादी नेता बने हैं, उन सब के लिए ही और बाहर वालों के लिए भी है, बहुत अच्छी पॉलिसी बनाकर, पुनर्वास नीति बनाकर सरकार सामने खड़ी है, प्रार्थना और स्वरूप खड़ी है कि आप ये सब छोड़ें और वापस आएं। एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर यह है विजय जी कि जब से ये ऑपरेशन चल रहा है, माओवादी भी बैकफुट पर तो दिख ही रहे हैं, बड़ी तादाद में माओवादी मारे गए हैं। अब उनकी तरफ से शांति वार्ता का जिस तरीके से प्रस्ताव एक के बाद एक चिट्ठी की शक्ल में हम देख रहे हैं, ताज़ा उदाहरण यदि आप देख लिया जाए कि तेलंगाना में जिस तरीके से जो वहाँ की रूलिंग पार्टीज़ है और दूसरी जो पार्टियाँ हैं, उन लोगों ने भी शांति वार्ता के पक्ष में अपना स्टेटमेंट दिया है। आप चूंकि इस राज्य में है जहाँ पर, जिसको छत्तीसगढ़ में एपी सेंटर कहा जा रहा है माओवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए, आप इस भूमिका को, जो दीगर पार्टियों के नेताओं के बयानों को आप देख रहे हैं, उसे किस रूप में आप देख रहे हैं? क्या इसका इम्पैक्ट हो सकता है? एक मिनट का, 1 ग्राम का कोई इफेक्ट नहीं होना है इनका, होना ही नहीं है भाई। इसमें बड़ी स्पष्टता है। पहले तो इनसे प्रश्न है, ये जितने भी लोग मिलकर के ये सब कह रहे हैं, इनसे प्रश्न है। झीरम की घटना हुई, हमारे छत्तीसगढ़ के इतने बड़े नेता
हमारे छत्तीसगढ़ का बड़ा नेतृत्व मारा गया, लाश के, बस्तर के आदिवासी नेता की लाश के ऊपर खड़े होकर नाचे, तब ये लोग कहाँ थे भाई? तब इन्होंने क्यों नहीं कहा? एर्राबोर में पूरे बस्ती जलाई गई, तब इन्होंने क्यों नहीं कहा? मणिकोंटा में पूरे लोगों को मारा गया, दर्जनों आदिवासी बस्तर के बाद उनको मार दिया गया, क्यों नहीं कहा? दरभागुड़ा में किस तरीके से बस ब्लास्ट करके, ट्रक ब्लास्ट करके लोगों को उड़ा दिया गया, 27 लोग मार दिए गए, बस्तर के आदिवासी मार दिए गए, तब क्यों नहीं कहा? अभी 400 नक्सली मारे गए ऑपरेशंस में नई सरकार बनने के बाद, वर्दीधारी शस्त्रधारी नक्सली, उसमें से अधिकतम 95% लोग स्थानीय थे, तब भी कुछ नहीं कहा भाई। अभी क्यों कह रहे हैं? हाँ, अभी अचानक आपको क्या हो गया? और आप हैं कौन भाई? आपकी आइडेंटिटी क्या है? आपको तो स्पष्टता पहले करनी पड़ेगी। इसी से जुड़ा हुआ सवाल है मेरा कि आप लगातार माओवादियों से बात करने की पैरवी भी करते रहे हैं, वीडियो कॉल के माध्यम से या तमाम तरह के माध्यम से। बातचीत किस टेबल पर होगी? शांति समिति से बातचीत होगी या सशस्त्र माओवादी आंदोलन को अगुवाई करने वाले जो लोग हैं? समिति भाई, कौन? ये कैसे शांति समिति है? मतलब इनकी तो भूमिका ही गलत है ना, इनकी तो भूमिका ही गलत है। ये शांतिवांति समिति नहीं है, ये तो मैंने जाने क्या है टाइप का है। हाँ, इनको मैं कह तो रहा हूँ, आज अचानक आप कैसे आज आप सामने हो? इन पूरे विषयों पर आप कहाँ थे? आज क्यों आपको ऐसा है? और ये है कौन भाई जिम्मेवारी के साथ कहने वाले? कोई भी उठकर खड़ा होकर कहेगा कि केंद्र की सरकार ऐसा कर ले, राज्य की सरकार ऐसा कर ले, पूरे राज्यों की सरकार ऐसा कर ले, तो कर ली सरकारें। ये नहीं है भाई। अब भी केंद्रीय गृह मंत्री जी ने हाथ जोड़कर कहा है, विनती की है, आप मुख्यधारा में आ जाए। माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने, विष्णुदेव साय जी ने निवेदन किया है, आप मुख्यधारा पर आ जाए। मेरा तो विषय ही नहीं, बोल ही रहा हूँ। तो जिनको बात करनी, चिट्ठी के बाद कुछ उनका पता नहीं होता है। अच्छा, कैसे होगा? कैसे होगा भाई? और एक जोन का कोई उनका मेंबर पूरी टीम की बात कर लेगा, ये भी संभव नहीं होता है। अगर पूरी टीम की बात करना है तो कौन सीसी मेंबर इनके हेड होते, कौन बोल रहा है? जो पूरी टीम की बात, और नहीं तो जिसको बात करना है अपने जोन को, अपनी जोन की बात करे भाई। मैं लॉजिकली कह रहा हूं इस बात को। अभी मैं अगर कहना शुरू कर दूं कि भारत की तरफ से मैं जाकर के कहीं एग्रीमेंट करूं, हो सकता है क्या? संभव नहीं भाई। मैं अपनी बात करूंगा, अपने 1-2 विभागों की बात करूंगा, वो उतना पर्याप्त है मेरा। मैं भारत की सरकार की तरफ से, छत्तीसगढ़ की सरकार की तरफ से तो नहीं बोल सकता किसी को, मेरी सीमाएं हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार की तरफ से बोलना है तो माननीय मुख्यमंत्री जी बोलेंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि बस्तर को लेकर कई इनोवेटिव आइडियाज पर आप लोगों ने काम किया है। नियत निर्लेनार एक अभियान की शुरुआत की, इसके अलावा एक इलगत पंचायत भी शायद। ये कितना ज़्यादा ज़मीनी तौर पर इसने इम्पैक्ट डाला है इन 2 अभियानों ने? और अब जब आप बस्तर जाते हैं तो वहाँ की जो चीज़ें हैं, वहाँ का जो एक वातावरण है, उसमें कितना बदलाव महसूस कर रहे हैं? बस्तर में एक तो हम लोगों ने एक बस्तर ओलंपिक भी कराया था। बस्तर ओलंपिक है, बस्तर पंडुम कराया था। बस्तर ओलंपिक में बस्तर के युवाओं में नैसर्गिक प्रतिभा खेल की है। मैं पूर्ण विश्वास के साथ आपसे कहता हूं, 2036 में जब भारत में ओलंपिक होगा, हम आप कहीं अवसर रहा, ईश्वर ने समय रखा तो फिर बैठकर बात कर लेंगे। बस्तर स्वर्ण पदक लेकर आएगा भाई, कोई ना कोई पदक बस्तर लेकर आएगा। बस्तर के बच्चों में इतनी प्रतिभा है और बस्तर ओलंपिक के माध्यम से वो सामने भी आया है। बस्तर पंडुम में विविधताएं हैं, सांस्कृतिक विविधता है। बस्तर में अनेक जनजातियां हैं, मने हलबा, गोंड, बत्रा और मारिया, मुड़िया, अनेक जनजातियां हैं। इन जनजातियों के अपने अपने विविधताएं हैं। इनके वाद्ययंत्र, इनकी गीत, इनके संगीत, इनके नाट्य, खाद्य, पेयजल, विभिन्न चीज़ें, इन सब का संगम था तो बस्तर पंडुम में था। और उसके साथ ही साथ जो विषय आपने कहा कि नियत निर्लेनार, तो एक विषय था, प्रायः ये बात होती थी कि कैंप जो खुलते हैं उन कैंप्स के आसपास लोग विरोध करते हैं। ये नियत निर्लेनार जो कैंप खुला, इसके कैंप के आसपास कैंप के लोगों ने कैंप के अंदर हॉस्पिटल शुरू किया, कैंप के बाजू में राशन की दुकान शुरू की, कैंप के बाजू में आंगनबाड़ी शुरू किया और सब कुछ कैंप से जुड़ा। आसपास के 5 किलोमीटर के सभी गांवों में डेवलपमेंटल काम कैंप के थ्रू किए गए, आगे बढ़ाए गए। अब
कैंप खोलने की डिमांड करते हैं लोग, हमारे यहाँ कैंप खोला जाए। अभी एक जगह कैंप हट रहा था तो लोगों को परेशानी, भैया अब ये हट जाएगा, फिर वो लोग आ जाएंगे, फिर हमारी ज़िंदगी दूभर हो जाएगी। अब स्थानीय लोग चाह रहे हैं कैंप खुले। स्थानीय लोग चाहते हैं कैंप खुले, नियत निलनार के कारण हुआ। एलवद पंचायत है वो ये है कि मूलतः बस्तर के नौजवान, बस्तर के लोग, बस्तर के मूल निवासी वही बस्तर संभाले, सरकार चाहती है, केंद्र की सरकार चाहती है, स्थानीय सरकार हमारी विष्णुदेव जी की सरकार चाहती है, और वो योग्य बने और वो ज़रूर संभालें। अब इसमें है ये कि मेरे गांव में माओवादी सदस्य हैं, मैं जानता हूं। तो एक एलवद पंचायत अर्थात मुक्त पंचायत, उस गांव में जितने भी माओवादी संगठन के सदस्य हैं उनको पुनर्वास कराना, और पुनर्वास कराने के बाद अपने पंचायत में प्रस्ताव करना कि हमारा पंचायत अब माओवाद सदस्य मुक्त हुआ, ऐसा करना। ऐसा अगर वो करते हैं तो उस पंचायत को 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा निर्माण कार्यों के लिए। 1 करोड़ दिया जाएगा मतलब 1 करोड़ के निर्माण कार्य स्वीकृत किए जाएंगे। कोई ऐसा पंचायत इस वक्त है? हाँ, एक बड़े सिट्टी करके सुकमा का पंचायत आया है सामने। उस पंचायत ने 12 लोग या 11 लोग उनके यहाँ अंतिम जो थे उनको पुनर्वास कराया। कराने के बाद उन्होंने पंचायत प्रस्ताव भी किया है, मैंने सुना। फिर पंचायत प्रस्ताव आकर के फिर उनका क्लेम आएगा। ठीक है, तो एक आदर्श गांव ये बन सकता है। और उसके बाद अनेक ऐसे गांव मैं सोचता हूँ श्रृंखला में जुड़ेंगे। अपने गांव की जिम्मेवारी जब स्वयं गांव वाले ले लेंगे तो बातें स्पष्ट हो जाएंगी। उनको स्वयं रहना है, स्वयं आगे बढ़ना है, स्वयं काम करना है। मेरी पत्रकारिता को करीब 20 साल हो गए, और 20 साल इस राज्य में पत्रकारिता करते करते मैंने कभी किसी गृह मंत्री को मोटरसाइकिल से पुअर्ती जैसे अंदरूनी इलाकों पर जाते कभी नहीं देखा, और भी अंदर भीड़ों में आप गए हैं। डर नहीं लगता कि गृह मंत्री के तौर पर आप उन इलाकों में जा रहे हैं, या एक तरीके का ये संदेश देना है उस इलाके में कि राज्य का गृह मंत्री इस तरफ आ सकता है, मतलब ये इलाका सुरक्षित है? यही मूल भाव होता है जब रात में झीरम से निकलते हैं या ऐसे स्थानों पर जाते हैं। पुअर्ती तो पास में ही हो गया, अब तो सिलगेर पुअर्ती हो गया, टेकलगुड़ेम, उसके और आगे मैं रायगुड़ेम तक गया हूँ। हाँ, तो वहाँ तक जाना यही स्थिति है। एक तो अपनी आंखों से चीज़ों को देखना है। जब केंद्रीय नेतृत्व इतनी चिंता करता है, जब मुख्यमंत्री जी इतनी चिंता करते हैं, तो मैं अपनी आंखों से देखकर वेरीफाई तो करूँ चीज़ों की कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जिसको जीवन बना लिया अभी 2 वर्षों से, वो चीज़ें धरातल पर आ रही हैं कि नहीं आ रही। लोगों को सुन तो लो कि कह क्या रहे हैं, अपेक्षाएं क्या हैं, सरकार से क्या चाहते हैं। क्योंकि ये फैलाया गया है सबके बीच में कि वो कुछ ऐसा वहाँ पर हुआ कि सरकारें है ही नहीं है, सरकारों के से उनको मतलब ही नहीं है, सरोकार ही नहीं, जबकि वो जानते हैं कि हमारी सरकार बैठी है रायपुर में और दिल्ली में। मोदी जी हमारे लिए काम करते हैं, बस्तर के गांव-गांव तक लोग जानते हैं। और ये कुछ मैं अपनी आंखों से देख लूँ, यह भी संदेश हो जाए कि सब कुछ ठीक हो, यहाँ पर स्थिति सब ठीक हो। हाँ, एक बात ज़रूर लगते रहती है कि आज नहीं या षड्यंत्र पूर्वक कुछ इस तरीके की स्थिति बन जाए तो अनहोनी को कौन जानता है। तो ये सिहरन कहीं होती है इस बात को लेकर? जरूर रहती है। एक महत्वपूर्ण सवाल इस बीच ये है कि ठीक है, नक्सल ऑपरेशन, नक्सल अभियान जो चल रहा है वो उसकी एक तस्वीर है, लेकिन एक बड़ा आरोप इस वक्त ये भी लग रहा है कि बस्तर को लाल कारपेट बिछाकर, रेड कारपेट बिछा करके जो उद्योगपति हैं उनके लिए खोला जा रहा है। इस आरोप का जवाब किस तरीके से आप देना चाहेंगे? देखिए, बस्तर में उद्योग नहीं है क्या? अभी भी तो है भाई। एनएमडीसी काम कर ही रहा है ना, वहाँ पर एसआर वगैरह काम कर ही रहे हैं ना, अन्य कंपनियों ने अपना एप्लीकेशन लगाया, वो काम हो ही रहा है। नहीं वाला मसला नहीं है। उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 दिनों तक बस्तर के लिए समीक्षा की, तो बड़ी स्पष्टता रही कि बस्तर का विकास बस्तर के मॉडल पर होना चाहिए, बस्तर मॉडल पर होना चाहिए। अब बस्तर मॉडल क्या है? तो बस्तर मॉडल में कुछ विशेषताओं के साथ बस्तर में ये काम हो, ये भाव सरकार का है। अगर कोई माइंस भी खुलता है तो निचले स्तर से लेकर के, निचले तो पूरे बस्तर के हों और आगे तक भी। अभी ट्रेंड नहीं होंगे तो उनको ट्रेंड करने की कोशिश, उसके लिए स्किल डेवलपमेंट करना या ITI के माध्यम से उनको ट्रेंड करना या किसी शॉर्ट टर्म कोर्स के माध्यम से उनको ट्रेंड करना, वो किया जाएगा, कंपनियों से ही करवाया जाएगा, हम सरकार की तरफ से कर लेंगे। लेकिन ये बड़ी स्पष्टता के साथ कि स्थानीय लोग रहें और स्थानीय लोग ही ऊपर तक काम करें। एक ये है, बस्तर में जो दिनचर्या है, जो जीवन है, वन आधारित है,
लघु वनोपजों से कैसे हो सकता है। तो हम लोगों ने अभी, मेरे पास पंचायत विभाग भी है जिसमें SRLM NRLM ये है, तो महिला स्व सहायता समूह बना करके महिलाएं वहाँ पर ज़्यादा एक्टिव हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बस्तर में महिलाएं ज़्यादा हैं आगे, और गांव में महिला स्व सहायता समूह बना करके वनोपज एकत्रित करके उसका लॉजिस्टिक्स कैसे तय हो, वो डायरेक्ट कैसे जुड़ सकता है। मैं भी आई हब गया था गुजरात में, वहाँ से एक कंपनी से मैंने चर्चा भी की है, उनके पास एक मैकेनिज्म उन्होंने डेवलप किया और काम कर रहा है। मैंने कहा भाई आप बस्तर में कर दीजिए हमारे लिए। और इसके साथ साथ IIT भिलाई से एक MOU हमारा होने वाला है। किस चीज़ का MOU है? एग्जैक्टली तो बस्तर का कोई भी एक माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आप पकड़ लें, मान लीजिए ए से बन सकता है A1 A2 A3 और जो भी चीज़ें, तो A से A1 बनाने का प्रोसेस क्या है, उसका डॉक्यूमेंटेशन हो जाए, उसका मशीनरी कुछ डेवलप करना है तो हो जाए। A से A2 बनाने का प्रोसेस का डॉक्यूमेंटेशन हो जाए, मशीनरी कुछ डेवलप करना है तो हो जाए। ऐसे ही सारी चीज़ें। B कोई माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है तो B1 B2 B3 ये सारी चीज़ें हो जाए। ये उनके साथ MOU होने वाला है और बहुत उत्साह के साथ वहाँ के डायरेक्टर साहब ने भी हमसे कहा है हम इसको डेवलप करेंगे। बस्तर में इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मैं आपसे कहना आखिरी में चाहता हूँ कि सरकार ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि बस्तर में कैंप और कैंप में आर्म्ड फोर्सेस रहे। आने वाले समय में पूरे आर्म्ड फोर्सेस वहाँ से हट करके और हर एक कैंप उद्योग का केंद्र बन जाए, लघु वनोपजों के प्रसंस्करण के केंद्र बन जाए। वहाँ पर आसपास के गांव के लोग एकत्रित होकर के अपने प्रसंस्कृत जो लघु वनोपज हैं उसकी बिक्री का केंद्र भी उसको बना लें। ये आपकी प्लानिंग में है? ये प्लानिंग है। एक दूसरा दीगर सवाल है कि आप चूंकि गृह मंत्री हैं, राज्य में लॉ एंड ऑर्डर सीधे तौर पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। एक थाने की यदि यहाँ पर बात की जाए, एक थाने में दस्तावेजी जो खर्च होता है उसके लिए मैं सिर्फ 5,000 रुपये की राशि दी जाती है और पूरा महीना चलाना होता है, और अमूमन एक केस में ही ये 5,000 रुपये खत्म हो जाता है। इतनी फोटोकॉपीज की प्रक्रिया होती है। तो थाने के डेवलपमेंट के लिए या पुलिसिंग रिफॉर्म के लिए भी कोई प्लानिंग इस वक्त राज्य सरकार कर रही है क्या? पुलिसिंग रिफॉर्म के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं। एक तो पेपरलेस थाना हो जाए, इसके लिए भी कोशिश हो रही है। हमारा CCTNS जो अभी माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी जब से बने हैं उसमें बहुत काम हुआ है। FIR और सारे अपराधों का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो उसी में हो जाए, इसकी कोशिश है। थानों के खर्च के संदर्भ में आपने सच कहा, उसके लिए भी एक योजना बनी है और मैं सोचता हूँ कि हम लोग जल्द ही उस पर काम करके एक स्थिति में पहुँचेंगे जिसमें थाने के ये सारे खर्च भी आसानी से पूरे हो सके। अभी उनको बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, बहुत बचत कर करके चलना पड़ता है, थानों में बहुत मुश्किल से करते हैं। ये भी हो जाए। पुलिस के रिफॉर्म के संदर्भ में एक बात आपसे कहूँ कि इनके लिए बीमा नहीं हुआ करता था जी। अभी बीमा पूरे 80,000 लगभग जो पुलिस अधिकारी कर्मचारी हैं सबके लिए किया गया। इस सरकार ने किया? अभी किया, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से कराया इसको। तो बीमा भी ऐसा नहीं कि सरकार प्रीमियम दे रही है, हम पैसे देते थे और हमारा जो अकाउंट है, 4 ऐसी बैंक हैं जहाँ पर बैंक हमारे पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के अकाउंट है, सैलरीड अकाउंट है। सैलरी अकाउंट फिक्स्ड है तो बैंक को काफ़ी राशि उससे मिल जाती है। तो बैंक वालों से कहा कि भाई आप इसके एवज में उनको बीमा दें और बिठाकर बैंक वालों से सबका बीमा करवाया। प्रीमियम का पैसा बैंक देगी, सरकार को नहीं देना है, लेकिन क्लेम इनका पूरा बनेगा। एक सवाल यही है, इससे जुड़ा सवाल है कि उड़ीसा पड़ोसी राज्य है आपका, उड़ीसा में BJP की सरकार है। अभी वहाँ पर एक नया एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें ये कहा गया है कि जो अलग अलग केसेस होते हैं थानों में, जैसे कोई मर्डर का केस है उसके लिए 18,000 रुपये इन्वेस्टिगेशन की दर तय की गई। रेप का केस है उसमें 37,000 रुपये की दर तय की गई। साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा कोई अपराध है उसके लिए तकरीबन 45,000 रुपये की दर तय की गई। राज्य में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, पड़ोसी राज्य है। नए जो कानून बने हैं तीनों, BNS BNSS और भारतीय साक्ष्य संहिता, इनमें इसके संदर्भ में उल्लेख है, इनमें प्रावधानों का उल्लेख है, उसका इम्प्लीमेंटेशन है। उस इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग भी बहुत आगे बढ़ गए हैं और मैं सोचता हूं कि आने वाले दिनों में हमारे यहाँ भी ये प्रावधान सामने आएंगे। देश के कुछ 2-3 सवालों पर बात कर लेते हैं कि पहलगाम का मुद्दा आपने देखा, जिस तरीके से एक बड़ी घटना को वहाँ पर आतंकवादियों ने अंजाम दिया था। पूरा देश इस वक्त भावावेश में है और चाहता है कि कार्रवाई भी हो। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करें तो केंद्र सरकार ने एक निर्देश दिया कि जो पाकिस्तानी नागरिक हैं उनको वापस किया जाए, क्योंकि कुछ हिंदू समाज के जो लोग हैं जो अल्पसंख्यक पाकिस्तान में हैं, उन्होंने आपसे मुलाकात की।
क्या तस्वीर है उनकी इस वक्त? भारत की सरकार का एक और प्रावधान है जिसको हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं, CAA कहते हैं, और उसके अंतर्गत ये है कि भारत से जुड़े जिन राज्यों राष्ट्रों की सीमा जुड़ी है, जिन देशों की सीमाएं जुड़ी हैं, उन देशों में जो हमारे अल्पसंख्यक हैं, अगर वो पीड़ित होकर भारत आते हैं तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। तो इसमें वही विषय हो रहा है जो पाकिस्तान पीड़ित लोग आए हैं, जिन्होंने वहाँ से अपना सब कुछ ख़त्म कर लिया है। वो लोग जब आए हैं तो भारत में उनका संरक्षण होना लाजमी है भाई, उचित है, करना ही पड़ेगा। ये कहाँ जाएंगे? हिंदू कहाँ जाएंगे? सिख, बौद्ध, जैन कहाँ जाएंगे? अब उसमें यहूदी पारसी भी हैं, ऐसा नहीं है कि हिंदू ही आ गए। अगर इस पूरे ही जो उन देशों में अल्पसंख्यक हैं, उन देशों के अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अगर वहाँ पीड़ित होकर यहाँ आते हैं, उनका संरक्षण होगा। और यही संदर्भ यदि जातिगत जनगणना को जो एक बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक कहना चाहिए जो केंद्र सरकार ने अभी फैसला लिया है, ठीक बिहार चुनाव के पहले, हालांकि लोग इसमें पॉलिटिकल एजेंडा भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन जाति जनगणना का जो फैसला केंद्र सरकार का है उस पर आपका क्या पक्ष है? देखिए, कांग्रेस लगातार सरकार में रही। 17 साल नेहरू जी प्रधानमंत्री रहे, 15 साल इंदिरा जी प्रधानमंत्री नहीं, 10 साल मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, 5 साल नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री रहे, और उनके और कई प्रधानमंत्री हुए भाई कुछ पर। इन्होंने नहीं कराई कभी जातिगत जनगणना, लेकिन इसको पॉलिटिकल टूल बनाकर यूज़ किया जा रहा था। कोई विषय नहीं, अगर ये हमारे समाज की वास्तविकता है तो ये इस पर गणना हो जानी चाहिए, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी या दीगर और इसको अगर ये कहा जाए कि ठीक चुनाव से पहले कर रहे हैं, तो हमारे देश में इसीलिए तो 1 नेशन 1 इलेक्शन की जरूरत है, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई चुनाव तो होता ही रहता है, और जो भी फैसला होगा, कोई भी बात होगी तो आप कहेंगे उससे पहले कर दिया। इसीलिए आवश्यक है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन भी हो जाए देश हो जाए, ठीक है। लेकिन विवाद की वजह यह है कि बीजेपी पर यह आरोप लगता रहा है कि बीजेपी नहीं चाहती कभी जाति जनगणना कराना, और अब बीजेपी चूंकि बिहार में चुनाव है, इसलिए बीजेपी को लग रहा है कि यह मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है, और नतीजे तो अभी आने नहीं है, 1.5-2 साल की लंबी प्रक्रिया होती है ये। बीजेपी में हार का डर है उनको, वो बिहार में उनको हार का डर सताने लगा है। अभी ईवीएम भी नहीं चल पा रहा है, अभी कोई दूसरा बहाना भी नहीं है, तो हारने के बाद कहा क्या जाए? तो कहेंगे यही कि भाई जातिगत जनगणना कारण हार गए। वो हारेंगे, उसका बहाना ढूंढ रहे हैं कि करेंगे क्या, बोलेंगे क्या। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विजय शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के। इनसे लंबी बातचीत हुई, तमाम विषयों पर बातचीत हुई। अगली बार फिर कभी तमाम विषयों पर बातचीत आपके साथ होगी। जरूर, नमस्कार। नमस्कार।